मेरे पास बैटरी भी लो बता रहा है। चलो, जो सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, इसमें सल्फर का एक है, परमाणुओं की संख्या एक। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एक यौगिक है जिसमें सल्फर ऑक्सीजन दो तत्व के परमाणु मिले हुए हैं। सल्फर सल्फर का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है ना, जिसका अणु सूत्र है SO2। ठीक इसी प्रकार से कल के लिए बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इतने तक का जो अणु सूत्र और जो परमाणुओं की संख्या दर्शाने, इधर जो परमाणु की संख्या में खाली छोड़ा है तो वहां पर अणु सूत्र को देख करके यहाँ परमाणुओं की संख्या को नोट करना है। बीच में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो बीच में परमाणु की संख्या को खाली स्थान दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी, अमोनियम क्लोराइड का भी, तो इसको जहां जहां खाली स्थान है वहां वहां दिमाग लगा करके आपको इसको करना है ना। सारणी 3.6 को इसको आप कंप्लीट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण समीकरण में क्या है, जब दो तत्व या अधिक तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो नया उत्पाद, नया पदार्थ बनता है, उसमें हम संकेतों को ही उपयोग में लाते हैं। जैसे पहला उदाहरण बताया गया इसमें, आयरन आयरन का जो लैटिन नाम है वो फेरम है, और उसके लैटिन नाम का फर्स्ट अक्षर दे करके F और स्मॉल e का प्रयोग किया गया है। आयरन प्लस सल्फर का S लिया गया है, और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है वो आयरन सल्फाइड बनता है, इसको दिखाया गया है। और नीचे और एक अभिक्रिया दिखाया है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले को यदि हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, ये भी बतलाया गया है। अतः रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण शब्द का अर्थ ही है कि बराबर करना। बराबर किसको किसको बराबर करेंगे, तो जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इन दोनों उदाहरणों में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व हम किसे किसे कहेंगे, आयरन और सल्फर पहले अभिक्रिया में, और दूसरे अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन, ये तत्व अभिकारक अथवा क्रियाकारक कहलाते हैं, जो तीर के निशान के बाईं ओर दर्शाए जाते हैं। दो तत्व जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, उन तत्वों को हम एक धन चिन्ह अर्थात प्लस के माध्यम से उनको मिश्रित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद एक तीर का निशान होता है। तीर का निशान दोनों पक्षों को बताता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्रिया कारक तत्व मौजूद रहते हैं, और ये क्रिया के फलस्वरूप क्रिया करते हैं। उस समय हम हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर परिस्थिति निर्माण करने के लिए उसको हम ताप भी देंगे, दाब भी देंगे, और अन्य बाहरी ऊर्जा भी देंगे। तो इन सब परिस्थितियों को हम लिखते हैं। उसके पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसको तीर के निशान के दूसरे ओर लिखते हैं। ठीक है, जैसा कि आयरन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लिखा हुआ है। और आगे हम देखते हैं इनमें मतलब क्रियाकारक जो क्रिया करने में जो भाग ले रहे हैं उन तत्वों की परमाणुओं की संख्या, और तीर के निशान के दाहिनी ओर क्रियाफल में अथवा उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाले नए पदार्थ में तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होना अनिवार्य है।
यदि दोनों तरफ सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है तो आपने जो समीकरण बनाया है वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा और वही सर्वनिष्ठ और मान्य होगा, क्योंकि दोनों तरफ समान होने का अर्थ ये है कि दुनिया में न तो परमाणु नया उत्पन्न हो सकता है और न ही परमाणु नष्ट हो सकता है। ये एक प्रकार से परमाणु संरक्षण का नियम है। जो तत्व अभिकारक के रूप में भाग ले रहे हैं, क्रियाकारक के रूप में भाग ले रहे हैं, उनमें मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या जितना है वो क्रिया होने के पश्चात, अभिक्रिया दर्शाने के पश्चात जो नया क्रियाफल अथवा उत्पाद हमें प्राप्त होता है, उस उत्पाद में भी जो नया यौगिक हमको प्राप्त हुआ है, उस यौगिक में अवयवी तत्वों, क्रियाकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होना है। इस चीज को इसमें दर्शाया गया है। जैसे कि नीचे दिया गया है, परिस्थिति को दर्शाने के लिए Fe, यहाँ पर देखो मैं हाथ जो छू रहा हूं, यहाँ Fe पहला जो समीकरण है Fe प्लस S, ऊपर में तीर के निशान के ऊपर लगता है गर्म करने पर। बहुत सारे अभिकारक जो हैं स्वतः क्रिया नहीं करते हैं, उनको या तो गर्म करना पड़ता है, ताप देना पड़ता है, या अथवा उसमें किसी प्रकार के एंजाइम्स और उत्प्रेरक का प्रयोग करना पड़ता है, और उसके बाद आयरन सल्फाइड का निर्माण यहाँ हुआ है। इसको एक या करके नीचे लिखा हुआ है, Fe प्लस S बराबर FeS लिखा हुआ है। तो ये जो S करके बराबर लिखा है, तो तीर का निशान को हम बराबर के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो समीकरण का संतुलित होना इस बात का परिचायक है कि किसी भी अभिक्रिया में परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। इतना सिर्फ है कि परमाणुओं का जो संख्या है, परमाणुओं का क्या हो जाता है, पुनर्विन्यास हो जाता है, फिर से पदार्थ के रचना में थोड़ा सा बदलाव अवश्य आ जाता है। ठीक है? लोहे का पदार्थ, लोहा एक पदार्थ है, एक तत्व है, शुद्ध पदार्थ है, उसके परमाणुओं का या उसकी बनावट, उस पदार्थ की संरचना कुछ अलग थी। सल्फर की बनावट और सल्फर के तत्व का परमाणुओं की विन्यास और उसका बनावट कुछ अलग था, लेकिन दोनों जब तत्व एक यौगिक के रूप में अभिक्रिया करके आयरन सल्फाइड बना लेते हैं, तब पूर्व के तत्व के तुलना में इनका जो परमाणुओं का विन्यास है, इनका जो तत्व का संरचना है, यौगिक का जो संरचना है, उसमें अंतर अवश्य आ जाता है। अन्यथा परमाणुओं की संख्या में किसी घटने बढ़ने का कोई चांस नहीं है। यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर अलग अलग हो तो क्या करें? ठीक है ना? कभी हम समीकरण लिखते समय, जब समीकरण लिखना जब सीखते हैं तो क्या करते हैं, हम ये देखो एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर एक पानी है, पानी का एक अणु दिया गया है H2O। जल को अपघटित कर, जल अपघटन का मतलब रासायनिक समीकरण नीचे रूप में दिया गया है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, कहने का मतलब H2O। इसका अपघटन, जलीय अपघटन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब विद्युत अपघटन किया जा रहा है। पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में मुक्त हो जाता है। ठीक है? लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं H2O लिखा है। अब हाइड्रोजन अणुओं की संख्या को किसी भी यौगिक या तत्व के बाईं ओर लिखा जाता है, तो चूंकि H2O के आगे एक नहीं लिखा है, लेकिन एक नहीं लिखने पर भी एक यहाँ पर मौजूद है ऐसा मानते हैं, चूंकि H2O एक दिख रहा है, तो पानी का एक अणु हमने लिया और उसका विद्युत अपघटन किया, तो हमें प्राप्त होने वाला जो तत्व है, दो तत्व होंगे जो अवयवी हैं, हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2। यहां पर परमाणुओं की संख्या को देखो, हाइड्रोजन के 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना?
लेकिन हमारा जो जल का एक अणु दर्शा रहा है, यहाँ पर परमाणु की संख्या कितना दिखाई दे रहा है? हमको H2O हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना कि हाँ, अब देखो उसके नीचे लिखा हुआ है समीकरण को संतुलित करने का विधि बताया गया है। उस H2O के बाईं ओर पानी का अणु एक अणु था, उसको हमने 2 अणु कर दिया। क्या कर दिया? 2 अणु कर दिया। अब संतुलित करने के लिए हम देखते हैं तो इधर 2 अणु कर दिया तो H2 यानी कि 2 दूनी 4 परमाणु यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन का दिखाई दे रहा है। और 2 गुने ऑक्सीजन, तो 2 गुने ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का 2 परमाणु दिखाई दे रहा है। तो हमारा आखिरी वाला जो तत्व है ऑक्सीजन, उसका तो O2 समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन H2 में हम देख रहे हैं यहाँ पर H2 के आगे फिर मतलब पानी के 2 अणु प्राप्त होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु प्राप्त होंगे हमको। तो हाइड्रोजन H2 के आगे भी 2 लिखना पड़ेगा, जैसा कि नीचे वाले भाग में लिखा हुआ है। चूंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पानी का निर्माण हुआ है वो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणुओं का एक अनुपात में बनाया गया है। तो हम जब भी हम उसको अपघटित करेंगे या उसका अभिक्रिया करवा के उसको अवयवी तत्वों में बदलेंगे, उस समय भी हमको प्राप्त होने वाला परमाणु की संख्या बराबर होगा, अर्थात हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, जो कि 2:1 को दर्शाता है। ठीक है ना? यहाँ लास्ट में समीकरण लिखा हुआ है 2H2O विद्युत अपघटन। ये परिस्थिति को दर्शाने के लिए तीर के ऊपर नीचे लिखा गया है 2H2 प्लस O2। तो रासायनिक समीकरण से हमें इन बातों की जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाती है। जैसे पहला, अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं? कौन कौन से पदार्थ मतलब यहाँ पर अभिक्रिया, यहाँ पर हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ किसको कहेंगे? पानी का एक अणु है, उसको जलीय अपघटन, विद्युत अपघटन किया जा रहा है तथा प्राप्त होते हैं। अब अभिकारकों के कितने अणु या परमाणु अभिक्रिया करके उत्पादों के कितने अणु या परमाणु बनाते हैं? कहने का मतलब कितने, कहने का मतलब जितना भाग लेते हैं उतने ही बनाते हैं। और अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रहा है? हम ताप दे रहे हैं तो हो रहा है, कि बिजली दे रहे हैं तो हो रहा है, कि इन बातों को यहाँ पर तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखा जाता है। ठीक है ना? अब हमने इस पार्ट को कंप्लीट करते करते हम परमाणु से संबंधित जब बात करते हैं तो ये जॉन डाल्टन का नाम नहीं भुलाया जा सकता है। जॉन डाल्टन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो जिनका जन्म सन 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गरीब बुनकर परिवार, कहने का मतलब कपड़ा बुनने वाले परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना कार्य शिक्षक के रूप में गांव की एक शाला में प्रारंभ किया था और 7 वर्ष पश्चात वह शाला के प्राचार्य बने। अच्छा काम किए रहे होंगे तब तो उनको पदोन्नति मिला। और सन 1793 में वह विद्यालय में गणित, भौतिकी एवं रसायन का अध्यापन करने मैनचेस्टर चले गए। उन्होंने कुछ समय बाद ही इस पद से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि अध्यापन के कार्य के कारण उनके वैज्ञानिक शोध कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। और सन 1808 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो हमने पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं तत्व का जो कण का विन्यास, उसका यौगिक तत्व और ये परमाणुओं की संख्या, ये इसका जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है जॉन डाल्टन का ही देन है। तत्वों के सबसे छोटे कण को परमाणु नाम प्रदान करने वाले रसायनज्ञों में अग्रज थे। कई वैज्ञानिकों ने उनको कहा, सपोर्ट किया, परंतु पहला व्यक्ति यही थे। और डाल्टन ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान व्यवहार करते हैं। उन्होंने एक समान व्यवहार करते हैं कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा है
यदि सोना को ले लो, सोना एक तत्व है और सोना का एक गुंडी को भी ले जा करके आग में जलाओगे तो सोना जलने वाला नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा कुछ उसमें अशुद्धि होगा या दूसरे पदार्थ का कोई अंश होगा तो वह जल करके राख अवश्य हो जाएगा, परंतु शुद्ध सोना जलने वाला नहीं है ना। वो है एक समान व्यवहार दर्शाता है, कहने का मतलब सोना का एक ढीढ़ा को भी आग में तपाओगे तो शुद्ध है तो उतना ही रहेगा, या एक छोटा सा एक धान को लेकर के तपाओगे आग में तो भी यदि शुद्ध है तो वो उससे कम होने वाला नहीं है। उन्होंने परमाणुओं की कल्पना अति सूक्ष्म कठोर ठोस कणों के रूप में की है और डाल्टन ने किसी तत्व के परमाणुओं को किसी संकेत अथवा प्रतीक द्वारा व्यक्त करने का सुझाव भी प्रस्तुत किया था। मतलब ये जो संकेत हम देख रहे हैं सोने का AURM, ये भी उन्हीं की देन है। अब इन महान महामना वैज्ञानिक का मृत्यु सन 1844 में हुई थी, ठीक है ना। अब हमने इस पूरे पाठ में क्या सीखा, इस पदार्थ की संरचना पाठ में हमने क्या सीखा, पूरे पदार्थ के बारे में सीखा। पदार्थ को पाई चार्ट के माध्यम से भी आपको बताया था, आप समझ पाए नहीं समझ पाए, जब मैं आऊँगा वहाँ तो बताऊँगा थोड़ा सा। जो पाई चार्ट है, एक तो पदार्थ, पदार्थ के बाद शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं, अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आते हैं, और मिश्रण का हम जो श्रेणी था उसको आगे नहीं बढ़ाए हैं, उससे आगे अब आगे कक्षाओं में या आगे के चैप्टर में उसका आएगा, मिश्र धातु का चैप्टर, उसमें समझाया जाएगा मिश्रण के संबंध में। और हमने क्या सीखा, यहाँ कुछ बिंदु किताब के अंत में दिया हुआ है, हमने सीखा लिखा है। वे पदार्थ जिनके अवयवों को किसी भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है मिश्रण कहलाते हैं। ये शुरू में हमने आपको बताया था ना, उदाहरण लिए थे बालू का लोहे का, और लोहे का बुरादा, बालू और शक्कर का ना। वे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही अवयव पाया जाता है तत्व तो कहलाते हैं। ये सोने के रूप में आपको बतला दिया गया है, क्योंकि सोने का हर जर्रा जर्रा जो है सोने का ही व्यवहार प्रदर्शित करेगा। उसमें यदि चांदी का मिलावट होगा तो वह फिर वो यौगिक कहलाएगा, या फिर वो निश्चित मात्रा में होगा तो, और नहीं तो फिर मिश्रण हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, और इनके अवयवों को रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है, भौतिक विधि से नहीं। किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु अथवा अणु कहते हैं। परमाणु के बाद वाली स्थिति में अणु कहते हैं, जो कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में अणु रूप में पाया जाता है कोई भी पदार्थ। और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के निकट व्यवस्थित एवं निश्चित क्रम में होते हैं, आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव में पदार्थ के कण एक निश्चित स्थान पर नहीं रहते, प्रत्येक कण पूरे द्रव में कहीं भी गति कर सकता है। कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। और गैस में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर रहते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल ठोस तथा द्रव की अपेक्षा कम होता है। तत्व और यौगिकों को संकेतों व सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तत्वों के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर को दीर्घ लिपि में लिखकर उसका संकेत लिखा जाता है। यदि आवश्यक हो तो प्रथम अक्षर के साथ अन्य अक्षर लघु लिपि में लिखा जाता है। किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। ये जो हमने सीखा वाला जो बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पाठ के अंतिम में इसको अवश्य देता है, और ये स्मरणीय बिंदु है जिसको हमको याद रहना चाहिए। एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब नया पदार्थ नहीं बनता है तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे, उसको भौतिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मोमबत्ती को हम तुलना आग में तपा देते हैं तो मोमबत्ती पिघल करके पुनः मोमबत्ती ठोस रूप में आ जाता है, तो इसको हम कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं है, इसलिए उसको भौतिक अभिक्रिया कहते हैं।
और जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसी प्रकार किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन दर्शाता है कि किसी भी अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये एक जो ऊर्जा संरक्षण का नियम एक आगे है, आप लोग पढ़ेंगे, तो वही है, ऊर्जा भी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, वरन उसको एक रूपों से दूसरे रूप में, यानी कि प्रकाश है तो उष्मा ऊर्जा, उष्मा है तो अन्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होते रहता है। ठीक उसी प्रकार से परमाणुओं का भी जो है क्षय नहीं होता है, वो जितने के उतने बने रहते हैं पूरे प्रकृति में। ठीक है। हाँ, अब बताओ तुम्हारे तरफ से कोई दिक्कत, कोई समझ ना आया हो थोड़ा मोड़ा, और कहाँ तक होमवर्क हो गया है बताओ। अध्याय 2 का चल रहे हो। हाँ, अब यहाँ और है प्रश्न, जो देखो, निम्नलिखित पदार्थों की परमाणुकता क्या होगी, ये दिया है। ऑक्सीजन O3 लिखा है ना, O3 यानी कि ओजोन परत है। P4S8 Br, फिर अणु सूत्र किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं, इन बातों को तो अभी समझा दिया हूं मैं, तो इनका भी कर लेना। और इधर जो दिया गया है ना अभ्यास के प्रश्न, इनको भी अवश्य कर लेना। मैं कल आऊंगा ना, कल कम से कम 2 अध्याय तक का नोट तैयार रखो। ठीक है, और कोई दिक्कत? चलो फिर ठीक है, रखते हैं ना। धन्यवाद।